गोरखपुर में निषादों के नेता कौन, क्यों छिड़ी निषाद के नेता के चेहरे की जंग। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। निषादों के नेता अपने को कहते हैं सत्ता में जगह पा गए और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए संजय निषाद। लेकिन पिछले 6 सालों में निषाद के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण को लेकर बात कही, मगर अभी तक आरक्षण मिला नहीं। नतीजा, अब डॉक्टर संजय निषाद के सामने निषादों के नेता के रूप में विकल्प बनकर खड़े हो गए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद। और उन्होंने कुछ सप्ताह पहले एक विशाल कार्यक्रम निषादों का महाकुंभ करके अपनी ताकत दिखाई और यह बताया कि निषाद उनके साथ हैं, डॉक्टर संजय निषाद के साथ नहीं। डॉक्टर संजय निषाद के ने सिर्फ उन्हें छलने का काम किया है। निषादों के वोट बैंक से अपने कुनबे को आगे बढ़ाया है, परिवारवाद को आगे बढ़ाया है और इसे अब समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और दरअसल कसरवल कांड को लेकर भी सीबीआई जांच की मांग जयप्रकाश निषाद ने उठाई है और कहा है कि इस बार के चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि निषाद किसके साथ हैं। यानी अब निषाद डॉक्टर संजय निषाद के साथ नहीं बल्कि जयप्रकाश निषाद के साथ हैं। और एक तरफ संजय निषाद की निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ने का किया है। 16 अगस्त को निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस गोरखपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। एनडीए की सहयोगी ने पार्टी के 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में ताकत दिखाने की रणनीति बनाई है। अध्यक्ष संजय निषाद का कहना है कि 16 अगस्त को महायोगी मत्स्येंद्र नाथ की धरती गोरखपुर में पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि निषाद पार्टी का गठन 16 अगस्त 2016 को हुआ था। संजय निषाद का कहना है कि निषाद पार्टी का संघर्ष गोरखपुर की भूमि से शुरू हुआ था, इसलिए पार्टी की तरफ से तय किया गया है कि 8वां स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में गोरखपुर और आसपास जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। कि पिछली बार भी जब निषाद पार्टी और राजभर जी अपना दल सारे लोग मिलकर लड़े थे तो निश्चित हम लोगों ने करीब 80-85% हम लोगों ने सीटें जीती है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के बाद अपना दल यश है, जो समाजवादी पार्टी के बाद हमारी पार्टी आती है, यानी उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी के रूप में है। और उसके बाद जो घटक दल हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, फिर संजय निषाद जी हैं। जब संजय निषाद जी और राजभर जी और अपना दलियस की माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो निश्चित है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर हम 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब भी होंगे। इसलिए कामयाब होंगे कि मेरे घटक दल से मजबूत कोई भी ऐसा चेहरा किसी भी विपक्षी पार्टी में नहीं है। कि पिछली बार भी जब निषाद और साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। योगेश जी, अब इस बात की आवाज उठ रही है कि निषादों का नेता कौन है। इस पूरे जंग को जो छिड़ी हुई है राजनीतिक गलियारों में, कैसे आप देख पा रहे हैं, एनालिसिस इसका कैसे कर रहे हैं?
पराग भाई, कहावत है कि मरने और बंटने से कोई नहीं बचा। और स्वार्थ में जब आदमी, खासतौर हमारे भारतीय राजनीति में लोभी बन जाता है, तो उसमें अपनी उसको उपस्थिति दर्ज करानी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में, वो उदाहरण के तौर पे हम सपा का उदाहरण ले सकते हैं। जी। वहां पर चाचा भतीजे का विवाद जो था कितना गरमाया था, और हमने जो स्थिति देखी थी वहां पर, सीट की जो लड़ाई थी वो हमने देखी है। यही स्थिति जयप्रकाश और संजय निषाद के बीच में हो रही है। और जो मुझे लगता है, निषाद समाज के लिए ये, अगर ये इनको लीड करते हैं तो इसके लिए समाज को बड़ी क्षति होगी। क्योंकि संजय जयप्रकाश निषाद ने जमुना निषाद, फूलन देवी और अखिलेश निषाद को याद करके अपने मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही, जबकि कुछ समय पहले ही यही सेम बात संजय निषाद ने भी करी थी। और सेम चीजों पर सेम बातें करके जो निषाद जो समाज है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज इन लोगों के चक्कर में ये हो रहा है कि एक तरीके की चर्चा करके दो नेता है वो किस तरीके से आपस में समाज को विभाजित कर रहे हैं। समाज को विभाजित कहने का अभिप्राय मेरा यहाँ पर है पराग भाई, कि सेम जब चीजें होती हैं और आप एक ही ट्रैक पे लड़ते हो, और ये लड़ाई जो पिछले काफी समय से आरक्षण को लेके हो रही है, और एक ये लंबे समय से इसमें बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े पार्टियों का हस्तक्षेप रहा है, बावजूद इसके वो चीज कहीं भी नहीं पहुंची थी। लेकिन अभी हाल ही का विवाद सही चुनावों से पहले ये कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को और इन दोनों नेताओं को या निषाद समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है। और इसमें नुकसान ये होगा कि इसमें अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया, या कोई तीसरा नेता इसी समाज से उभर कर आ गया, या अन्य किसी पार्टी ने इस समाज पे या इस वोटर्स पे डोरे डालने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये एक भारी क्षति का काम हो सकता है। इसीलिए चुनाव से इस तरीके की पहले की स्थिति कहीं ना कहीं निषाद तो दोनों को भारी पड़ सकती है। और मुझे लगता है यहाँ पर स्थिति को समझना होगा, क्योंकि जब आपके पास समय कम होता है, क्योंकि देखिए, जब निषाद हमें लोकसभा चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 15 सीटें इनको दी थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद ये 11 सीटों पे जीत हासिल करके आए थे। अब इनकी लड़ाई थी वो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेके, जिसके लिए हमारे पास, आप मानते हैं कि समय बहुत कम है। यदि ये समय बाकी चीजों को लेके और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, और उसमें अगर ये इस तरीके की भ्रमित वाली बातें रही, तो पराग भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है, क्षति का विषय है। और ऐसी चीजों के लिए इनको इंडोर जिसको मीटिंग कहते हैं, या देसी भाषा में कहते हैं, सर से सर मिला के दोनों को मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि इससे समाज बटा तो वोटर बटा, और जब वोटर बढ़ता है तो हमेशा इसका फायदा तीसरी पार्टी लेती ही लेती है। अच्छा, एक चीज और योगेश जी, आप बीजेपी की भूमिका इसमें कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 16 तारीख को निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाने वाली है। अब इससे पहले हमने देखा था कि जब अपना दल का प्रोग्राम हुआ था तो उसमें खुद अमित शाह पहुंचे हुए थे। अब ये जो 16 अगस्त का प्रोग्राम होने जा रहा है, 16 तारीख का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं, और उसमें बीजेपी की भूमिका निषाद पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे और हो सकती है? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नाजुक है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है। तो इस समय अपने किसी भी छोटे दल को लेके, बीजेपी के साथ एनडीए में जो भी जुड़ा हुआ दल है, उसके लिए वो कहीं भी जाने को, कुछ भी करने को तैयार है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें, भूमिका की आपने बात करें, तो वो किसी ऐसी पार्टी को जो उसकी सबसे कम वोटर्स की पार्टी है, सबसे कम लोगों की पार्टी है, वो उसके लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि इस समय जब से ये विपक्ष हुआ है और ये इंडिया का गठन हुआ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का हिलाए हुए है। और ऐसा नहीं है कि हम भारत के लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ कब कहाँ क्या बदल जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि हम हवा की बात करें तो 2014 में जब सरकार बनी थी और जब 19 में सरकार बनी, तो हमें ऐसा लगेगा बीजेपी की सरकार 50 साल बनेगी, जैसा 75 में हुआ। अगर आप इतिहास के पन्नों से, इतिहास के झरोखे से अगर उठाएंगे, तो कभी नहीं लगता था कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी का अस्तित्व रहेगा। लेकिन ये समय है, बहुत जल्दी जो है बदल जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर बात आग की तरह फैल जाती है। एक मैसेज कितनी जगह एक बारी में फॉरवर्ड हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी किसी के दामन को, जिन दामों को थाम रखा है, जिन दलों से उनकी साठगांठ है, जिनके साथ वो जुड़े हैं, यदि उनके ऊपर कोई आंच आती है, कोई दिक्कत होती है, तो ये कहीं ना कहीं क्षति सीधे सीधे बीजेपी की है। तो बीजेपी का रोल यहाँ पर मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे
सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला जो है इस बारी बहुत कड़ा है। क्योंकि बीते अगर हम बात करें चुनाव की, कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव, दिल्ली चुनाव, तो ये इन सब चुनावों से बीजेपी सीख लिए बैठी है और उन्होंने ये भी समझ लिया कि अब किसी भी बात को हल्का छोड़ना या किसी भी चुनाव को हल्का लेना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पिछले तमाम कुछ चुनावों में ये भली भांति देखा गया है। पराग भाई, अब जयप्रकाश निषाद इस बात को कह रहे हैं कि निषाद समाज का कोई ठेकेदार नहीं है, बल्कि आरोप तो उनके ये हैं बड़े गंभीर कि निषादों को ठगने का काम संजय निषाद ने किया है। देखो पराग भाई, जब होता क्या है कि जब कोई चीज बंटती है ना कि क्या नाम है, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, ये वही चीज होती है। और चूंकि हम इस बात को बहुत भली भांति इसलिए भी समझ सकते हैं, अगर हम देखें कि एक बड़े परिवेश में इस घटनाक्रम को देखें, सपा बसपा का जब पिछले लोकसभा में गठबंधन हुआ, तो वो कट्टर पार्टी जो किसी की बात करे ना करे, केंद्र में बैठी सरकार की बात करे ना करे, लेकिन एक दूसरे की ईर्ष्या और बिना बुराई के उनकी स्पीच की शुरुआत नहीं होती थी। तो स्थिति इतनी नाजुक थी कि वो जो भी कहते थे, इनके जो वोटर्स थे वो भी इतने कट्टर थे, लेकिन जब चुनाव लड़ा तो सबसे ज्यादा क्षति हुई इन्हीं पार्टियों को। उसका मुनाफा समझो या क्षति समझो। तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी किसी से बिगड़ जाती है तो आप उसमें कोई भी आरोप लगा सकते हो, जब तक आप साथ हो तब तक आप एक दूसरे की प्रशंसा करते हो। ये जो राजनीति में ये जो चीज है ना, ये नेता को लगता है कि मैं ऐसा करके अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले इस बात को ऐसे समझता हूं कि वो ऐसा करके दूसरे का नुकसान कम और अपना ज्यादा करता है। ठीक है सोनी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। खुद संजय निषाद इस वक्त इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय निषाद जी इंडिया न्यूज पर। संजय निषाद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है अभी संजय निषाद के साथ संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि योगेश सोनी जी जुड़ पाएं संजय निषाद, ताकि हम और आप चर्चा उनके साथ कर पाएं कि जो इस वक्त सुर्खियां उत्तर प्रदेश में हैं और जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं उस पर वो क्या कहते हैं और आने वाले वक्त में किस तरह से खुद को मजबूत करने या फिर निषादों के लिए काम करने के लिए वो तैयार रहेंगे। ये सारी चीजें उनसे ही जानना बहुत जरूरी है। कोशिश हम कर रहे हैं लगातार वो जुड़ पाएं, लेकिन सोनी साहब मैं चाहूंगा आप अपनी बात को कंप्लीट करें सर। देखिए पराग भाई, मैं वही कह रहा था कि जब चीजें बढ़ जाती हैं और जब हम एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं तो इससे क्षति आपकी ज्यादा, आपको लगता है कि मैं सामने वाले की ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि बुराई करना किसी हल्के आदमी का काम होता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं अगर वो विपरीत चली जाती हैं तो ये आपके लिए भी उतनी क्षति का कारण है। और देखिए, जब इस समय माहौल गरमाया हुआ है, जब स्थिति इतनी नाजुक है, तो मुझे लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो दिक्कत है, वो एक इंडोर अंदर कमरे में बैठ के सोल्ड आउट होनी चाहिए। हालांकि देखिए, अभी इस बात का मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों के आधार पर जितना हम पत्रकारिता करते हैं, हम इस घटनाक्रम को समझते हैं। इनकी मीटिंग बीजेपी के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ ऐसे मान लीजिए सीधे सीधे इसमें अमित शाह इन्वॉल्व होने वाले हैं और इनको जो है इनका सर से सर मिलाया भी जाएगा। लेकिन मैं इस बात को प्रमाण के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक कयास के आधार पर सूत्र और अपने अपने विश्वसनीय सूत्र के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि इस समय ये निषाद समाज बैठ गया। क्योंकि 15 में से 11 सीटें जीती थी और निकाय चुनाव और वैसे अभी पीछे भी मैंने कहा लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में अगर तीसरा कोई डोरा डाल गया, तीसरी कोई पार्टी डोरा डाल गई, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका जो वोटर्स है वो एक तरफा वोटर्स है। निषाद समाज का जो वोटर्स है वो कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है। जैसे तमाम अन्य जातियों को वोटर्स में बांट लेते हैं, तो निषाद समाज का जो प्रतिशत है वो जितना मुझे आकलन है, जितना मैं समझ पाया, वो 20 और 80 के प्रतिशत में ही होता है कि 20% कोई अन्य को वोट दे दे। क्योंकि इस जाति में एक विशेष बात यह है कि जहां ये वोट देते हैं वहां एक तरफा वोट देते हैं और इनमें बहुत एका या समझ लीजिए राजनीति को रखते हुए जो भी इनके तमाम लीडरान रहे, जो भी इनके नेता रहे, वो इस चीज को ऑब्जर्व करने में और चीजों को संचालित करके अपनी ओर लेने में हमेशा कामयाब रहे हैं। पराग भाई, साथ संजय जी से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम जुड़ पाएं, लेकिन इस वक्त गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो बयानबाजी है या फिर जो प्रोग्राम होने वाला है निषाद पार्टी का 16 तारीख को, उसको लेकर भी अभी किस तरीके की रिएक्शन है? देखिए पराग, निश्चित रूप से निषादों के नेता डॉक्टर संजय निषाद कहे जा रहे थे और निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के पहले
निषादों को एक किया था और अपने कुनबे को एक करके एक ताकत दिखाने की कोशिश की थी। और यही वजह है कि उसके बाद जो है वो चुनाव में जीते थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे इन्हें जगह दी थी, इनके कुनबे को, इनके वर्चस्व को देख करके। लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये आगे बढ़े थे और जी अपने समाज सुशील, को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेकिन रोक रहा हूँ, आपके पास मैं लौटूंगा। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। अब उनकी भी आ रही। हेलो संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी जी, संजय निषाद जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं सर इंडिया न्यूज पर आपका। सबसे पहले निषाद साहब सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहा हूँ। जी जी, निषाद साहब, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि निषादों का नेता कौन है? यहाँ निषादों को नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। नेता बहुत बन गया कांग्रेस में, सपा में, बसपा में। जी, नेता होता है जो चुप, यहाँ नेता कुर्ता पहन के आवे और वोट अपने ले और लोगों को दिलाकर अब पिछली सीट पर बैठा है। जो समाज के नेताओं के पॉकेट में समाज का दर्द जाए पद पन्ने के रूप में, लेकिन उसकी हिम्मत न हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास या कभी मंत्री के सामने अपने समाज के दर्द रखने को, उसे नेता कहते हैं। हम लोग लीडर है। लीडर का मतलब था लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट कराए उसे लीडर कहते हैं। हम कहते हैं मैं समाज का बेटा हूँ, मंत्री नहीं सेक्रेटरी हूँ, जो वकालत करता हूँ अगली सीट पर निषाद पार्टी को पहुंचाया हूँ। हर हफ्ते कैबिनेट में माननीय योगी जी हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, हमारे सामाजिक मुद्दे को दिल्ली उठाते रहे हमेशा। और आज के दिन में भी उन्होंने लिखकर दिल्ली भेज दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है, बताया जा। आरजीआई ने 70 साल में पहली बार हमें प्रमाणिक दस्तावेज माननीय योगी जी ने दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। 70 साल बाद अगर हमें प्रमाणिक दस्तावेज मिला है तो निश्चित रूप से समाज को हम प्रमाण पत्र भी दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला है। निषाद राज के किले पर संकल्प लेने वाला हो, अपने सर पर कफन बांधकर घूमने वाला हो, जेल जाने वाला हो, लड़ाई लड़ने वाला हो, अपने परिवार को कफन बांधकर लाकर अपनी आवाज को सदन में पहुंचाने वाला हो। क्योंकि हमारे नेता बहुत पैदा हुए हैं। महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम परमार, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीबेन, मनोहर लाल निषाद हुए, जमुना निषाद हुए, फूलन देवी हुई। इनकी आवाज को सरकारों ने बंद कर दिया और धरती से उठा लिए। तो मेरा भी नंबर लग गया कि नहीं, जैसे हमें भी खत्म किया जाएगा तो हम अपने परिवार को लाएंगे। भाई देखो, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। आवाज कुचलने वालों को कुचल के खत्म कर दो। हमारी आवाज को जिसने भी कुचला, जिसने भी सड़क पर लगाया, उसको मैंने सत्ता से हटाया। आपको कौन खत्म कर रहा है? आपको ऐसा क्यों लगा? संजय जी, अरे यार, खत्म करने वाले जो हमारा मलाई खा रहे हैं, मेरे हिस्से पर कब्जा किए हुए, जो हमारी नौकरी पर कब्जा किए, आरक्षण की फाइल गायब कराने वाले हैं, आरक्षण पर रोक लगाने वाले हो, हम आवाज उठाते हो तो हमें फर्जी मुकदमे लगाते हो। इन्हीं लोगों की सरकारों में हमारे नेता मारे गए हैं ना। हम तो एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 दर्जन नेता मारे गए। हम आऊंगा, सत्ता में जांच कराऊंगा और इसमें जो दोषी होगा समय आने दीजिए, मैं उनको बताऊंगा। संजय जी, बड़ा गंभीर। आपका क्या विवाद है? जी जी, योगेश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, करिए सवाल। जी जी, जयप्रकाश निषाद साहब से आपका क्या मनमुटाव हो गया है? वो मेरे वंश के हैं, मेरे भाई है, मेरे खून है। हम लोग बर्तन हैं, 2 बर्तन खटकते रहते हैं और हमने। लेकिन सर, वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय जी। वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने समाज को ठगने का काम किया है, आपने उनके लिए काम नहीं किया विकास का। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया गया था वाल्मीकि के ऊपर कि आरोप है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि के ऊपर घर की लड़ाई बाहर क्यों जा रही है? आपकी जवाब तो दे दूं। मैं कहता हूँ वाल्मीकि के ऊपर भी आरोप लगा था, लेकिन जब वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया निषाद राज के बारे में और निषाद राज का किला खुदाई हो गया तो पूजनी हो गए। हम कह रहे हैं किसी के पास कोई मेरे खिलाफ कोई सबूत, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ कोई सबूत हो, हमें सामने बैठे और उसको दिखावे। अगर हम कहीं गलत होंगे तो उसको सुधारेंगे, कहीं गलती हो रही मेरे खून का, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, निषाद साहब वो ठीक है, लेकिन बाहर जो बात फैल रही है, इससे आपको नहीं लगता कि समाज बढ़ जाएगा?
इससे आपको नहीं लगता आपका नहीं, कहीं समाज भ्रमित बांटने होगा? वाला नहीं है। समाज को बांटा था मुगलों ने, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी लगाकर, उसमें केवट मल्लाबिंद के सब। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में समाज को एक करने के लिए साहित्य चाहिए, समाज को एक करने के लिए मुद्दा चाहिए, समाज को एक करने के लिए कोई न कोई एक और संजय निषाद जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे अब करना चाह रहा हूं। आपके 16 तारीख के प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारी इस प्रोग्राम की चल रही है? कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं सरकार में से भी? देखिए, मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी है, उन्होंने भी कहा है समय मिलेगा तो है। आज केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हमारे अलायंस का भी, और हमने प्रमुख लोगों में पटेल जी हैं, हम अलायंस में। हम लोगों ने 39 दल मिलकर तय किया है कि फिर से एनडीए 330 पार एनडीए की सरकार। हम लोगों ने तय किया निषाद पार्टी की जो स्थापना दिवस है, वो स्थापना दिवस इसलिए है कि अंग्रेजों ने हमें विस्थापित किया था, हम लोगों ने अंग्रेजों को विस्थापित कर दिया। हमें जो है सपा बसपा कांग्रेस ने हमें विस्थापित किया था कानून से महरूम करके, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को हमने उन्हें विस्थापित कर दिया। अभी समाज को स्थापित करना है, जो रोड पर, पाइपलाइन में, सड़कों पर जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ाया हो, उनका इतने दर्द रहा है कि उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए राणा प्रताप को हथियार बना कर दिया था, और ऐसे राणा प्रताप के वंशज जो आज के दिन में सड़क पर। चलिए, अभी बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निषाद हमारे साथ जुड़े, खुद उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी बोले, प्रोग्राम को लेकर भी बोले। क्योंकि वक्त अभी हमें इतनी इजाजत दे रहा है। योगेश सोनी जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। सुशील हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे। सुशील, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।